आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे हैं और अब आप तालीम इस्तांबुल सीज़न 3 का एपिसोड 41 का पार्ट 3 सुनेंगे, जिनके राइटर शेर अफगन है। तो आए सुने। जिम के अंदर यूनस अपनी दोस्त गैफनी के सामने पंचिंग बैग पे मार मार के अपना गुस्सा निकाल रहा है और गैफनी बैठ के देख रही है और दूसरी जानिब निमान दादी रहमान आउटबैक की बड़ी हवेली के गार्ड के सामने खड़ी थी। तो निमान बोल पड़ी कि उस खड़े खड़े मेरी टांगे थक गई, पर वो लड़की नहीं आई बल्कि दिन बा दिन इस लड़की के नखरे सूरज आफ्ताब पे चढ़े जा रहे हैं। आखिर तुम्हारी नई मैडम कहाँ है, जिसका नाम रेहान आउटबैक है, वो कहाँ है? तो गार्ड ने कहा कि वो जल्द ही अपनी तशरीफ ले आएगी और हमको मैडम की तरफ से इंतजार का हुक्म मिला है। तो निमान ने कहा कि तरा ये बताओ, इतनी बड़ी हवेली का मालिक होकर भी क्या तुम्हें बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दे सकता? तो गार्ड बोला कि उन्होंने दी तो थी पर मैंने नहीं ली, क्यों ना कि पहले मैं एक फौजी था और अगर फौजी हो के कुर्सी पे बैठ जाए तो ये मुल्क किस कदमों पे खड़ा कैसे होगा? तो निमान ने कहा कि देखो तरा, ये मुल्क तुम्हारे कदमों पे खड़ा होने के लिए मरे जा रहा है। जाओ मेरे लिए कुर्सी लाओ। इतने गेट खोला तो रेहान आउटबैक गाड़ी में थी। तो गार्ड को बुला के 10 हाथार रिरा थमा दिए और गार्ड ने निमान को दिए। तो निमान गाड़ी के सामने आके बोल पड़ी कि ए लड़की, दिन बह दिन रकम घटाती चली जा रही हो, ये न भूलो जिस मुकाम पे तुम खड़ी हो उसका पता मेरे पास था। तो रेहान बोली कि क्योंकि तुम्हारी रकम इसलिए कम होती जा रही है कि इस दौलत शोहरत ने मुझको एक खूबसूरत बना डाला। अब आइंदा यहाँ न आना, अगर तुम आई तो 10 रिरा ही मिलेंगे जो आजकल फकीर को मिलते हैं। इस पे निमान ने पैसे उसकी गाड़ी पे दे मारे और कहा कि ये न दो बल्कि ये लो, इसको लगा के और खूबसूरत बन जाओ, पर ये याद रखो एक दिन तुम बदसूरत लगोगी। वो गार्ड को इशारा करके वो गई। तो गार्ड आगे जाके निमान को जमीन पे फेंक डाला। उसी वक्त एक बड़ी कार आके गार्ड निकल के एक गार्ड कहता है कि क्या आप निमान इल्माट है? तो निमान ने कहा कि हम हो। तो इस पर गार्ड ने कहा कि हम आपको लेके जाने के लिए आए हैं। तो निमान बाशाखी पे खड़ी होके कहा कि ये जिंदगी भी क्या चीज है, पल में पैसा पल में टोला। ये कहे कि निमान बैठ तो गई पर आगे जाके राइफल देख घबराहट में मुतला हो गई। दूसरी जानिब जब जेमरे आयशा के कमरे में गई, आयशा सो रही थी पर जेमरे की नटर नीचे गिरी हुई टेबलेट पे गई, जाके उसे उठाया तो बेड के नीचे एक बड़े डब्बे पे पड़ी। तो जेमरे ने निकाल के दिखा तो पूरा डब्बा टेबलेट से भरा हुआ था। जेमरे ये देख कर हैरान होकर बेड पे बैठ के आयशा को देखने लग गई और सर अपने दोनों हाथों में रखा। दूसरी जानिब निमान अपने मन में कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, सारे पैसे उसके मुंह पे दे मारे और कहाँ आके बैठ गई।
वो निमान को इस्तांबुल के समंदर के किनारे ले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एक और बड़ी कार आती है तो नूर मैडम निकल के आती है तो नूर ने निमान को देखकर हैरियत से गार्ड से सवाल किया कि तुमको क्या लगता है ये कारगर होगी, तो फिर गार्ड ने कहा कि जी मैडम हमें इनके अलावा कोई नहीं मिला। तो नूर साहिबा गार्ड से टर्किश गिरा के 2-3 बंडल लेके निमान के पास आके बंडल दे के कहा कि पूरा अहल खाना देखा पर तुम नजर आई, अब तुम मेरा एक काम करोगी, ऐसा कुछ करो वो लड़की अपने बच्चों समेत निकल जाए। तो निमान ने कहा कि मेरे हाथ में बाशाखी तरोड़ है पर मैं चंद टुकड़ों पर बिकने वाली नहीं हूँ, मुझे पूरी रोटी चाहिए। तो नूर ने कहा कि देखो तरा इसे कितनी भूख है, गार्ड इसे और टुकड़े दे के इसकी रोटी पूरी कर दो। तो वो निमान को और पैसे दे देते हैं और निमान खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जलाल सहर साहिबा की रिपोर्ट देख के अपने आप को कहा कि एक बात कहने पड़ेगी, ये बात वटा है कि जेमरे की खोबियां वकी उसकी माँ की तरफ से आई है। इतने में दरवाजा खोलता है, जलाल देखकर कहता है कि आओ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और ये बताओ तुम फिर से बिना सलाम दुआ करके दाखिल हो चुकी हो, अब तुम कौन सा राट अपने हाथ में पकड़ के ले आई हो। तो जेमरे का चेहरा नजर आता है, फिर जेमरे जलाल के टेबल पे वो डब्बा रख देती है। तो जलाल कहता है कि ये क्या है, तो जेमरे बताती है कि ये मुझे आयशा के बेड के नीचे से मिला है। कुछ देर बाद जलाल आयशा का कमरे का दरवाजा खोलता है, अंदर आके बेड पे बैठ के सोती हुई आयशा को देख के कहता है कि आयशा बेटी मैंने हमेशा अपनी बहन की नहीं बल्कि अपनी बेटी कहा है, पर तुम मुझे अंकल ही कहती हो और मुझको ऐसा लगता था कि तुम मुझे कभी तो समझोगी, कौन नहीं चाहेगा कि तुम ठीक ना हो, पर तुम ऐसा नहीं चाहती कि तुम ठीक हो, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे अंकल ऐसे ही तुम्हें पसंद करते रहे और इस जालिम दुनिया से तुमको छुपाते रहे। तो फिर ठीक है, पर ठीक भी हो जाओ, तुम्हारे अंकल अपने प्यार में कमी नहीं लाएंगे, पर ये भी बता दो कि मैं तो हंस के कबूल कर लूँगा, पर ये दुनिया तुम्हें कबूल नहीं करेगी कि ये दुनिया बड़ी जालिम है, इसलिए तुम्हें इस दुनिया से बेखबर रखा है। क्या तुम्हारे अंकल नहीं चाहते कि तुम बाहर निकल लो और अपनी जिंदगी जियो और कोई तुम्हें ना रोके, पर तुमने दवा ना खा के ये साबित कर दिया कि तुम ऐसा नहीं चाहती। जलाल उठ खड़ा हुआ तो आयशा ने हाथ पकड़ के कहा कि रुके अंकल बैठ जाए, तो जलाल बैठ जाता है। तो आयशा दवा उठा के जलाल के हाथ में दे के कहती है कि ये लो अंकल, अपने हाथ से ये दवा खिला दो, अब से मैं ये दवा खाऊंगी, चाहे ये जितनी कोरी टहर क्यों ना हो मैं खा लूंगी। मैं नहीं जानती कि मुझ में क्या कमी है, पर मैं एक दिन मैं बाहर निकल के दिखाऊंगी, पर मुझसे आप यूं नाराज ना रहना, अगर इसमें जहर भी हो तो मैं खा लूंगी।
जलाल आयशा के चेहरे पे हाथ रखा और कहा कि ये दवा तुम्हारे लिए जहर नहीं बल्कि शिफा है। फिर आयशा जलाल के सीने पर अपना सर रखती है और ये सब कुछ जेमरे नम आंखों देख लेती है, फिर वहाँ से चली जाती है और जलाल हाथ आयशा के सर पे था। दूसरी जानिब सारी रात यूनस मौसीकी के क्लब में ड्रिंक करता है और जब दैफ्नी यूनस को उसके घर अपनी गाड़ी में लेके जा रही थी तो बीच रास्ते में कुछ बंदे एक लड़की को पकड़ के रखा था और यूनस देखकर गाड़ी से निकल आया और आते साथ 2-4 मौके मार के लड़की को जाने का ही इशारा करता तो लड़की भाग निकली तो एक बंदे ने कहा कि अबे तू है कौन, तेरी वजह से लड़की हाथ से निकल गई, तू उसका कौन है, और मारने लगे। पर यूनस ने इस बार पलट के वार नहीं किया बल्कि मार खा खा के जख्मी होता रहा और दैफ्नी बड़े आराम से गाड़ी से उतर के गाड़ी को टेक लगाए देख रही थी और वो मारते जा रहे थे और मार मोड़ के चले गए। फिर दैफ्नी करीब आके उकरू बैठ के हाथ देती है और कुछ देर बाद दैफ्नी गाड़ी चलाते हुए कहती है कि तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिम में पसीने बहाते हो ये थम बनाने के लिए। इस पे यूनस कहता है कि दी ग्रेट नोवेल ऑफ दी शेर अफगन की डायरी, उसमें एक शख्स कहता है। तो इस पर दैफ्नी बोली कि लो फिर शुरू हो गया और गाड़ी तेज करती है और यूनस ने कहा कि ए शेर अफगन दिल पर थम देने वाले, क्या तूने किसे से टाखम खाया है तो अगर बता दे, कितना दर्द होता है तुझे क्या पता, नूर का तारा भी माधम हो जाए तो न दिया कर ऐसे टाखम, दिल जैसी कोई चीख नहीं यहाँ पर और न ही इस थम की दवा है यहाँ। दूसरी जानिब जेमरे बैकनी से नम आंखों से चांद को देखती है और तीसरी तरफ जलाल नम आंखें लिए छत पर चढ़ आते हैं और हवेली के आगे दैफ्नी की कार रुकी और दैफ्नी यूनस को सुता देख बोली कि अच्छा हुआ टेप रिकॉर्डर चुप हो गया और गाड़ी से उतरी। हेलो हेलो गेट अप यूसुफ कहने लगी, होश दिला के अपने कंधे पे उठा के कहती है कि उठ यार यूनस, तुम बहुत भारी हो, थोड़ा सा तो अपने कदम पे रहो, कमजोर लड़की हो यार। दूसरी जानिब जब जेमरे आंखें साफ करके नीचे उतर रही थी दरवाजे पर बेल बजी तो जेमरे ने दरवाजा खोला तो दैफ्नी ने कहा कि चलो कोई तो है, लगता है कि सब ने आज छुट्टी मांग ली हो। और दैफ्नी ने यूनस को जेमरे पर गिरा के कहा कि लो संभालो इसको। तो जेमरे हैरान हो के कहा कि ये कौन है और तुम कौन हो। तो दैफ्नी बताती है कि तुम नई आई हो क्या तुम्हें पता नहीं इस घर के मालिक के बेटे हैं और मैं इसकी दोस्त हूँ और मुझको नहीं मालूम मैं इसकी दोस्त क्यों हूँ, उस नाम बताना भूल गई। इसका नाम यूनस है और मेरा नाम दैफ्नी है और जा रही हो ओके बाय। इस पे जेमरे बोली तुम कहाँ जा रही हो और इसका कमरा कहाँ है, अजीब लड़की है वो जा चुकी थी। जेमरे ने कहा कि हेलो मिस्टर तुम्हारा कमरा कहाँ है। तो यूनस ने बरबराते हुए कहा कि लेफ्ट
मार के राइट मार के एक दरवाजे के अंदर मेरा कमरा है। तो जेमरे ने कहा ये तो ठमी है, और उसके कमरे में ले जाके उसके सोफे पे लेटा देती है और जाके इमरजेंसी किट ले आके बैठ के यूनस के माथे पे रुई रखती ही है। तो यूनस की आंख खोल जाती है तो वो जेमरे को देखता है और कहता है कि काश के पहले पता होता कि घर में एक खूबसूरत परी है जो ठम पे मरहम लगाती है तो यूपी के ना आता। थोड़ी देर बाद यूनस ने जेमरे का मुंह पकड़ के लबों का बोसा लिया। फिर जेमरे ने बहुत मुश्किल अपने आप को छुड़ाया और मार के एकदम खड़ी होके कहा कि तुम जैसे इंसान की मरहम पट्टी नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा गलत मतलब निकालता है। और ये कहे के जाने लगती है। यूनस कहता है सुनो ए लड़की, क्या तुमने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम शाहिद छोड़ो नाम में क्या रखा है? वो उसमें लिखता है कि ए शेर अफगन यू मायूस होकर ना, फिर मुझे लगता है कि तूने अपने खास को खोया है। जितना तुझे इल्म था तू वहाँ गया पर ना मिली तेरी यार की खबर। अब है तेरी नटर दूसरे के मिटाज पे है। तुझे लगता है कहीं वो जा छुपा है औरों में, कहीं ना ढूंढ उसे औरों में, ये बस तेरा शरीक है और कुछ नहीं। बस तेरा शरीक है और कुछ नहीं। ये कहे के सो जाता है। जेमरे आंखें साफ करके दरवाजा बंद करके चली जाती है और छत पर जलाल तमीन पे लेट के तारे देख के 15 साल पीछे खो जाता है। फिर से अपनी बहन को मरते हुए देखता है। जलाल के बाहों में मरी हुई बहन थी और आयशा माँ को देख के बेहोश हो गई। फिर लौट के 5 साल पीछे खो जाता है कि जलाल इल्दीस होल्डिंग की कुर्सी पे बैठा होता है। इतने में यूनस भी एक लड़की के साथ आ जाता है और कहता है मेरे जलाल बाबा क्या हाल है? क्या मैं आपको याद आया? तो जलाल ने कहा कि हमने याद क्या, तुम भूलने वाली शय नहीं हो और आज वो दिन है जिसका मैंने बेसब्री से इंतजार किया है। पहले बताओ ये लड़की कौन है? तो यूनस ने कहा कि अभी हम दोस्त हैं पर जल्द ही हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। तो जलाल ने कहा कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तो लड़की ने बताया कि इरम गुलजार। तो जलाल ने कहा कि इरम बहुत अच्छा नाम है, क्या तुम मुझे अपने बेटे के साथ अकेला छोड़ सकती हो? तो वो चली जाती है। तो जलाल कहता कि आओ बेटा इधर बैठो, अब तुम इस कुर्सी के हकदार बन गए हो। तो खुशी से बैठ जाता है। तो यूनस कहता कि कुर्सी थोड़ी सी ऊंची करने पड़ेगी। तो जलाल कहता है कि पहले मेरे मकासद पूरे करो जिसके लिए मैंने तुम्हें ये कुर्सी दी है। तो यूनस ने कहा कि डैड यू मीन वी हाफ डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट? तो जलाल ने कहा कि यस माय सन, अगर तुम इस लड़की के बजाय आयशा बेटी के साथ शादी करोगे तो ये कुर्सी जितनी मर्जी ऊंची करवा लेना।
तो यूनुस एकदम खड़े होके कहा कि आप जानते हो आप क्या कह रहे हो, आपने इसलिए कुर्सी दी है ताकि मैं आयशा से शादी कर लो, तो मेरी एक बात सुन ले, मैं शादी जरूर करूँगा पर उस पागल से नहीं बल्कि इस लड़की से करूँगा, ये कुर्सी आपको ही मुबारक हो। ये कहे के चला जाता है। उसके बाद एक दिन बाद जलाल इरम को कहता है कि ये रकम लो, मेरे बेटे छोड़ दो। फिर एकदम आंखों में आंसू ला के कहा कि नहीं अंकल, मैं बहुत प्यार आपके बेटे को करती हूँ, आपको मुझसे यूनुस को खरीदने के लिए मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि यूनुस आपका बेटा है और आपके बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मगर आप कहे तो मैं छोड़ दोगी। तो जलाल एक पल में मुंह बन गया, पर फिर इरम टोर टोर से हंसने लग गई। फिर कहा कि इटली जाने के लिए कुछ रकम कम है, तो जलाल और रकम दे के कहा कि एक पल के लिए लगा कि वाकई तुम एक लड़की हो, फिर एन मौके पे तुमने अपनी औकात दिखा दी, जाते जाते अपना नाम बताती जाओ। लड़की ने कहा कि आपको बताया तो था इरम गुलतार। तो जलाल ने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, फिर मैं इस नाम से फिर कभी धोखा ना खा लो, अब तुम जाओ। वो चली गई। फिर एक दिन बाद यूनुस फिर से लड़की के साथ जलाल के कमरे में जाके कहा कि जलाल बाबा, ये बात सच है कि आपने इरम पैसे दिए? जलाल ने मुड़कर कहा कि हाँ, मैंने रकम दी है एक हिकायत से पर्दा उठाने के लिए, तो LCD से पर्दा उठा के कल की बनाई हुई वीडियो दिखाता है। तो लड़की अपने मुंह पे हाथ रख के भाग निकली। तो जलाल कहता है कि अब बताओ यूनुस, एक धोखेबाज लड़की से शादी करना बेहतर या फिर एक पागल से? तूने हंस के कहा कि बाबा जान, आपने वो किताब पढ़ी तो होगी या नहीं, मैं उसकी लिखी हुई एक बात बताऊं कि ए बंदे याद कर, एक तुझे कहा था अच्छा कि तू अपनी व्हीलचेयर पे रुमाल टांग टांग के बेचने लग गया। अब तू ये पता कर ले तेरे वालिद साहब कहाँ से माल ले आते हैं, आगे जाके तू मिलामत पैदा ना हो। अब रही शादी की बात, अब मैं आवारा लड़कियों के साथ दिल लगाऊंगा पर मैं शादी नहीं करूँगा, ये कहे के चला गया। और जलाल ख्यालात से बाहर निकल के छत पे सो गया। यो रात इख्तिताम परवेश हुई, साथ ही एपिसोड भी। अगर तालीम इस्तांबुल शीतान 3 का एपिसोड 41 पार्ट 3 जिनके राइटर शेर अफगन है पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करे और शेरू प्लेलिस्ट TV सुनने के लिए शुक्रिया।